हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आपको मेरा चेहरा थोड़ा सा डल नजर आ रहा होगा। थोड़ी सी पिछले 2-3 दिन से तबीयत खराब चल रही है, लेकिन फिर भी आप लोगों की पढ़ाई में किसी भी प्रकार का व्यवधान ना आए, इसलिए मैं कोई ना कोई लेक्चर जरूर बनाता रहता हूँ। तो शुरुआत करते हैं आर्टिकल 12 से। हमने कल मूल अधिकारों का एक आधारभूत समझ हमने ले ली थी कि मूल अधिकार होते क्या है, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी, और इन चीजों को हमने पढ़ लिया था। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका लिंक दिया है, तो आप उस वीडियो लेक्चर को देख लीजिएगा। तो आप जानते हैं कि हमारे संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। हमारे संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जिसका अंदर अनुच्छेद 12 से लेकर 33 तक आते हैं। भाग 3 मूल अधिकारों से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक आता है। लेकिन आप लोगों ने यह भी पढ़ा है कि जो मूल अधिकार है वो केवल आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक है। यानी जब मूल अधिकार कहां से कहां तक है, अनुच्छेद 14 से 32 तक। तो सवाल यह है कि 12 में क्या है, 13 में क्या है, 33, 34 और 35 में क्या है। तो 12 और 13 में संविधान निर्माताओं ने दो स्पष्टीकरण दिए हैं, दो क्लैरिफिकेशन दिए हैं। 33, 34 और 35 इसमें संसद की कुछ शक्ति बताई गई है। तो मूल अधिकारों को पढ़ने से पहले हमेशा आर्टिकल 12 और 13 को समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने 12 और 13 को नहीं समझा और आपने 14 से 32 तक बेशक रट रखे हो, उसका कोई औचित्य ही नहीं। तो आर्टिकल 12 में दिया क्या है, आर्टिकल 12 में दी गई है राज्य की परिभाषा। तो जब हमारे सामने राज्य शब्द आता है तब हमारे मन में, हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि किसी राज्य की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश राज्य, मध्य प्रदेश राज्य, बिहार राज्य। ऐसा नहीं है। यहां पर राज्य का काफी व्यापक है, काफी विस्तृत है। यहां पर राज्य का मतलब एक राष्ट्र से है, एक सरकार से है, पूरी की पूरी राष्ट्र राज्य। तो संविधान निर्माताओं ने स्पष्टीकरण दिया कि राज्य की परिभाषा में क्या क्या शामिल होगा। देखिए, हमेशा से व्यक्ति और राज्य के संबंध आपस में काफी जटिल और विवादास्पद रहे हैं, और लोकतांत्रिक राज्यों में ये और भी जरूरी है। व्यक्ति चाहता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा अधिकार मिले, स्वतंत्रताएं मिले। राज्य चाहता है कि हम अपने नागरिकों पर, अपने व्यक्तियों पर ज्यादा से ज्यादा नियंत्रण रखें। तो व्यक्ति और राज्य, इन दोनों के बीच में क्या रहता है, एक प्रकार से टकराव रहता है। व्यक्ति क्या चाहता है, अधिकार, स्वतंत्रताएं। राज्य क्या चाहता है कि उनके ऊपर कंट्रोल रखना चाहता है। तो इस संदर्भ के अंदर संविधान निर्माताओं ने यह स्पष्टीकरण दिया कि आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा आती है, क्योंकि आपको जो मूल अधिकार दिए गए हैं वो किसके विरुद्ध दिए गए हैं ये बताना जरूरी है। जैसे आर्टिकल 14 कहता है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। आर्टिकल 15 कहता है राज्य धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 16 कहता है कि राज्य लोक नियोजन में अवसर की समानता रखेगा। तो ये बार बार जो राज्य शब्द आ रहा है, तो इसका मतलब जो हमें मूल अधिकार मिले हैं वो मुख्यतः राज्य के विरुद्ध मिले। इसका मतलब ये नहीं कि जो निजी संस्थान है वो आपके मूल अधिकारों को छीन सकती हैं, लेकिन मुख्यतः जो बताया गया है कि राज्य आपको ये मूल अधिकार देता है, और अगर राज्य इन मूल अधिकारों को छीनेगा तो इस राज्य के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। उदाहरण के तौर पर हम मध्य प्रदेश राज्य में रहते हैं, ठीक। हमने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में किसी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन किया, हमारे फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया बिना उचित कारण के। तो जब हम कोर्ट के अंदर जाएंगे, क्योंकि हमारे किस मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ, आर्टिकल 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता, तो हमारे मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ, तो हम किसके खिलाफ केस करेंगे, मध्य प्रदेश राज्य सरकार के खिलाफ, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के खिलाफ। तो जो हमें मूल अधिकार मिले हैं वो राज्य के विरुद्ध मिले, इसलिए संविधान निर्माताओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्य की परिभाषा में क्या आता है। सबसे पहले भारत की सरकार आती है और संसद आती है। यानी अगर भारत की सरकार यानी केंद्र की, संघ की कार्यपालिका कोई भी ऐसा कार्य करती है जो मूल अधिकारों के खिलाफ है, तो आप उसके खिलाफ न्यायालय में कार्यवाही कर सकते हैं। संसद
कोई कानून बनाती है, कोई आदेश जारी करती है, राज्य की सरकार और विधानमंडल। ये दो चीजें आसानी से समझ में आने वाली है। भारत सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र की विधायिका संसद, राज्य की विधायिका विधानमंडल। लेकिन तीसरे और चौथे को लेकर हमेशा विवाद रहता है। तीसरे में कहा गया है स्थानीय अधिकारी और संस्थाएं, लेकिन ये कहीं स्पष्ट ही नहीं किया गया कि स्थानीय अधिकारी और संस्थाओं का मतलब क्या। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि स्थानीय अधिकारी व संस्थाएं उन्हें माना जाएगा जिन्हें कोई भी विधि बनाने का अधिकार है, कोई भी आदेश जारी करने का अधिकार है, कोई भी अधिसूचना जारी करने का अधिकार है। अगर कोई भी स्थानीय अधिकारी या संस्था कानून बनाता है, आदेश जारी करता है, अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी करता है, तो वो स्थानीय अधिकारी या संस्थाएं हैं। उदाहरण के तौर पर आपकी सभी पंचायतें, सभी नगरपालिकाएं, जिला बोर्ड, ये सभी स्थानीय अधिकारी और संस्थाएं हैं और ये किसकी परिभाषा में आती हैं? राज्य की परिभाषा में। अगर ये भी हमारे मूल अधिकारों को छीनने की कोशिश करेंगी तो इनके खिलाफ कार्यवाही हो सकती है। चौथा, अन्य प्राधिकारी व संस्थाएं। ये सबसे बड़ा विवाद का विषय है क्योंकि संविधान निर्माताओं ने इन्हें कहीं परिभाषित नहीं किया। अन्य प्राधिकारी व संस्थाएं, अन्य प्राधिकारी व संस्थाएं राज्य की परिभाषा में आते हैं, लेकिन ये अन्य प्राधिकारी व संस्थाएं कौन सी हैं ये कहीं स्पष्ट नहीं किया गया। अलग अलग सुप्रीम कोर्ट के अंदर केसेस जाते रहे, सुप्रीम कोर्ट बताता रहा कि ये है, ये नहीं है, ओएनजीसी आता है, एलआईसी आता है, विश्वविद्यालय नहीं आता, ऐसे अलग अलग परिभाषाएं आती रही। लेकिन एक केस हुआ सोम प्रकाश बनाम भारत संघ। सोम प्रकाश बनाम भारत संघ 1981। उसके अंदर उन्होंने कहा कि अन्य प्राधिकारी व संस्थाओं में 5 शर्तें अगर पूरी करती हैं या 5 में से कोई भी एक शर्त पूरी करती है तो वो राज्य की परिभाषा में आएगी। पहला, वित्तीय सहायता। अगर कोई भी ऐसी संस्था है, चाहे वो निजी है, चाहे वो सरकारी है, चाहे वो अर्ध सरकारी, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर गवर्नमेंट के द्वारा उसे अच्छी खासी वित्तीय सहायता दी जाती है तो राज्य है। दूसरा, सार्वजनिक महत्व। अगर वो कोई भी ऐसा काम करती है जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, अब वो चाहे निजी संस्थान ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो कोई सार्वजनिक महत्व का काम करती है तो राज्य की परिभाषा में आएगा। तीसरा, प्रशासनिक नियंत्रण। कोई भी ऐसी संस्था जिसके ऊपर प्रशासनिक नियंत्रण होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है, तो वो राज्य की परिभाषा में आएगा। कोई ऐसी संस्था जिसे सरकार ने अपने कुछ कार्य स्थानांतरित कर दिए हैं, मान लीजिए कि मैं सरकार में जल विभाग में काम करता हूं, मैंने अपने कुछ कार्य किसी कंपनी को स्थानांतरित कर दिए, तो वो जो कंपनी है वो राज्य की परिभाषा में आएगी। पांचवा, एकाधिकार राज्य द्वारा प्रदत्त। मान लीजिए कि भारत सरकार के अंदर मुझे किसी कार्य को करने का एकाधिकार मिल गया। एकाधिकार का मतलब सिर्फ मेरे पास अधिकार है, गवर्नमेंट ने मुझे अधिकार दिया है कि इस प्रकार का उत्पादन करने का एकाधिकार मेरे पास है, तो मैं किसकी परिभाषा में आऊंगा? राज्य। और सुप्रीम कोर्ट ने सोम प्रकाश बनाम भारत संघ में यह भी कहा ये 5 शर्तें हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अन्य शर्तों को भी रख सकते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि आपको जो मूल अधिकार दिए गए हैं संविधान में वो राज्य के विरुद्ध दिए गए। किसके विरुद्ध? राज्य के विरुद्ध। और राज्य का मतलब केवल स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, भारत की सरकार है, संसद है, राज्य की सरकार है, संसद है, सभी स्थानीय संस्थाएं हैं और अन्य अधिकारी व संस्थाएं, वे सभी जिन 5 शर्तों में से किसी भी शर्त को पूरा करते हैं, चाहे वो निजी संस्थान ही क्यों ना हो। लेकिन अगर वो वित्तीय सहायता देता है, किसी सार्वजनिक महत्व का कार्य करता है, उसके ऊपर प्रशासनिक नियंत्रण है, सरकारी कार्य करता है या फिर एकाधिकार है, तो किसकी परिभाषा में आएगा? राज्य की परिभाषा में आएगा। तो आज जो हमने पढ़ा वो था आर्टिकल 12। अब हम सब आर्टिकल को एक एक कर पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ आर्टिकल 12 पढ़ेंगे, कल आर्टिकल 13, फिर आर्टिकल 14, ताकि एक एक अनुच्छेद को हम विस्तार से समझ सकें। और 12-13 को समझे बिना हम किसी भी मूल अधिकार को नहीं समझ सकते। और कल जो हम आर्टिकल पढ़ेंगे, आर्टिकल 13, वो हमारे संविधान में सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में से एक है। तो आशा करता हूं आप लोगों को ये आर्टिकल 12 समझ में आया होगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ और थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए। थैंक यू।